एक वो जो होता है ना कि शॉर्टकट या एक फटाफट वाला जो तरीका है वो आज के साहित्यकार ने भी लगता है कि अपना लिया है। किसी भी विषय पे गहन चिंतन बहुत ज़रूरी है। अब हम किताबें बहुत ज़्यादा लिख दें, लेकिन जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानियाँ थी, 3 कहानियों पे ये कहते हैं कि आज तक हम उन्हें याद करते हैं और हमेशा साहित्य में वो प्रसिद्ध हो गई। बहुत सारी चीज़ें लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत गहराई हो, मन को छूती हो, किसी वेदना से निकल कर वेदना तक जो पहुंचता है, मन से निकली बात मन तक जब पहुंचती है तो शायद वो मन को छूती भी है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमारी मेहमान है एक सुप्रसिद्ध साहित्यकारा मैडम आशा खत्री लता। मैडम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम जी, पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप कब से इस क्षेत्र में हैं और कैसे क्षेत्र में आपका आना हुआ, साहित्य के क्षेत्र में? बचपन से ही मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। घर में गांव में रहते थे तो जो भी अखबार या कोई कटिंग मिल जाती, कोई किताब मिल जाती, मैं पढ़ती थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखने का, जैसे पंजाब में उग्रवाद था तो रोज़ की घटनाएं अखबारों में पढ़ के बड़ा मन आहत होता था, तो मैंने वहीं से लिखना शुरू किया। लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ या घुसपैठ हुई तो उस वक्त जो है भावनाओं का ज्वार एकदम से बहुत बह चला और उसमें मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया और अखबारों में भी भेजना शुरू किया और माँ सरस्वती की कृपा से प्रकाशित भी हुआ तो मेरा हौसला बढ़ता गया। देखिए, आप अच्छी साहित्यकार हैं तो आपने अवश्य ही पुराना साहित्य भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। आज के साहित्यकार ना पढ़ना नहीं चाहते, जो लिखना चाह रहे हैं बस अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं, तो उससे क्या आप समझते हो अच्छे साहित्य की रचना हो पाएगी? जी सर, ऐसा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक लेखक को एक अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वेस्ट कॉलेज में हमारा लड़कियों का कॉलेज था और 1-2 साल पहले ही बना था। वहाँ 2 अलमारियाँ थी पूरी भरी हुई साहित्यिक किताबों की, तो मैं हर रोज़ एक किताब वहाँ से इशू करवाती थी और मैं रोज़ ले जाके पढ़ती थी। शायद ये उस पढ़ने का ही प्रभाव था कि मैं लिखने में रुचि पैदा हुई और उसमें थोड़ी बहुत जैसे भी है सफल भी मैं हुई। तो एक अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी है लेखक के लिए। मैडम, आप ये देख रहे होंगे कि मैं कम से कम महसूस करता हूँ कि आज के साहित्य में ना उतनी डेप्थ नहीं है, उतनी गहराई नहीं है, उतने गंभीर विषय पे लोग नहीं लिख पा रहे और उनके जो लेखन का स्तर है ना वो भी कुछ गिरता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप सही कह रहे हैं सर। एक वो जो होता है ना कि शॉर्टकट या एक फटाफट वाला जो तरीका है वो आज के साहित्यकार ने भी लगता है कि अपना लिया है। किसी भी विषय पे गहन चिंतन बहुत ज़रूरी है। अब हम किताबें बहुत ज़्यादा लिख दें, लेकिन जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानियाँ थी, 3 कहानियों पे ये कहते हैं कि आज तक हम उन्हें याद करते हैं और हमेशा साहित्य में वो प्रसिद्ध हो गई। बहुत सारी चीज़ें लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत गहराई हो, मन को छूती हो, किसी वेदना से निकल कर वेदना तक जो पहुंचता है, मन से निकली बात मन तक जब पहुंचती है तो शायद वो मन को छूती भी है। मेरा ये विचार है। तो ये साहित्य में ना आप देख रहे हो कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज उस पर शॉर्टकट का बड़ा प्रभाव देखने को आ रहा है। भाषा का जो स्वरूप है ना वो बिगड़ता जा रहा है। बच्चे जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं ना, मोबाइल में लिखते हैं, फरवरी को फेब लिख दिया, अप्रैल को एप लिख दिया, जनवरी को जैन लिख दिया, वो कुछ ना वो प्रभाव आप देखो हमारे साहित्य में भी देखने को आ रहा है। जी सर। तो इसका कितना दुष्प्रभाव आप समझते हैं हमारी आने वाली जनरेशन में पड़ेगा? सर, भाषा के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये संकेत जो हैं वो भाषा की शुद्धता पे हमला है एक तरह से। अब देखिए कि हिंदी में हम उधर से उर्दू के शब्दों का मिश्रण कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक गूढ़ उर्दू का शब्द ले लिया, एक गूढ़ हिंदी का ले लिया। भाषा का पता ही नहीं चलता कि हम किस भाषा में लिख रहे हैं। पहले संस्कृत के तत्सम तद्भव हम लेते थे, हिंदी के अच्छे कोशिश होती थी, प्रयास होता था कि भाई भाषा की शुद्धता को बनाए रखें। अब हमारे साहित्यकारों का दायित्व है कि हम उस शुद्धता को बनाए रखें। हमारी पीढ़ी हमारा ही तो अनुसरण करेगी, अगली पीढ़ी। जैसे हम पूर्व के साहित्यकारों का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें चाहिए, हम साहित्यकारों का दायित्व बनता है कि हम उस भाषा की शुद्धता को अपने लेखन में भी कायम रखें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। ऐसा मेरा सोचना है। हिंदी देखो, हिंदी जो भाषा है उसका दिल बहुत बड़ा है।
बिल्कुल। उसने कई भाषाओं के अपने अंदर अपने दिल में स्थान दिया। हाँ जी, उर्दू को बहुत बड़ा स्थान दिया। बिल्कुल। लेकिन अब जो अंग्रेजी भाषा ने ये हिंदी में पदार्पण किया ना, अखबार की सुर्खियों में भी जी बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द लिखे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सटेंशन कहीं लिखना था, वो भी उन्होंने हिंदी में अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ था। तो इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है साहित्य का। ये बच्चे भी हमारे बीच से ही आ रहे हैं जो पत्रकार हैं, वो सोचते हैं कि इस पीढ़ी को हम प्रभावित कर रहे हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको आप हिंदी में बड़े सुंदर लगते हैं। एक बार मैं ऐसे ही ऑटो में बैठी जा रही थी, मैंने उसको कहा कि भाई रेडियो स्टेशन पे उतार देना। वो रेलवे स्टेशन पे ले गया और मैंने उसको कहा, आगे जब जाने लगा, भाई रेडियो स्टेशन पे कहा था। कहता है मैडम आप आकाशवाणी नहीं बोल सकती थी। तो आज से 20 साल पहले की ये बात है, लेकिन उस बात ने मेरे को इतना छू लिया कि हमारे पास जब आकाशवाणी जैसा शब्द है, हम रेडियो स्टेशन क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो ये समाज को तभी होगा जब हम प्रचार प्रसार में भी प्रयास करें कि हम अपनी भाषा की शुद्धता बनाए रखें। मैडम एक बात में आजकल ये चल रहा है कि हरियाणवी बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये कितना प्रभावशाली होगा, क्या हम सफल हो पाएंगे? भाई साहब, मेरा मानना है कि जो हरियाणवी बोली है ना, वो अथाह शब्द स्वामिनी है। उसमें शब्दों का इतना भंडार है। अगर आप एक हिंदी में रस्सी है तो उसको आप जेवड़ी, सूतड़ी हैं, वो जेवड़ा, मतलब कितने शब्द हैं। अगर हम उसकी रस्सी भरते हैं तो वो खाट भरते हैं, दूसरे शब्द हैं, खाट है, चारपाई है, पिड्डा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा, मटका है, बासण है, रूआ पेंडा न्यारा है, और जो है बिलौनी न्यारी है, कढ़ावनी न्यारी है। ये इतने शब्द भंडार मेरे ख्याल से उर्दू या हिंदी में संभव नहीं है। तो मेरा तो प्रयास है, मैंने अभी मेरी एक किताब आई है हरियाणवी कड़के, जिसमें मैंने 450 के आसपास हरियाणवी कड़के, और जो हमारी लय में गाई जाने वाली 2-2, 4-4 पंक्तियाँ होती थी, हैं, बेटी के लिए माँ की, हाँ जी, हाँ, उनका संग्रह करने का प्रयास किया है। और मैं अब ये शब्दावली के लिए एक और किताब लाने की प्रयास कर रही हूँ कि हमारे ये शब्द जो है ना, वो अगली पीढ़ी के पास पहुँचे। अब हम बच्चों को पे कितना भार है, वो अंग्रेजी पढ़ें, वो हिंदी पढ़ें, या वो हरियाणवी पढ़ें, क्या पढ़ें वो बेचारे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि दिमाग में बहुत ताकत है, तो कोशिश की जा रही है कि हरियाणवी का भी जो है ना आगे भाषा का दर्जा मिले। इसके लिए मतलब एक लिपि की मैं सोचती हूँ कि कहीं ज़रूरत है, लेकिन वो तो इतना संभव है नहीं। फिर भी हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने हरियाणवी भाषा का व्याकरण तैयार कर दिया है। कई साहित्यकारों ने तैयार किए हैं। हमारी जो है हरियाणा साहित्य अकादमी इसके लिए प्रयास कर रही है, और हम सब का दायित्व है कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, इसको अपने को सहेजें भी और आगे भी बढ़ाएं, अपनी नई पीढ़ियों में भी संप्रेषित करें। तो क्या आप हरियाणवी साहित्यकारों को ये अनुरोध करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो अपने कलम को हरियाणवी में भी चलाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में नहीं, बिल्कुल भाई साहब, हरियाणवी में भी चलाएं, ताकि हम ये कह सकें कि हरियाणवी भाषा को भी, बोली को भी भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब। भाषा माँ बोली जो है, वो भाषा और बोली का ये उन्होंने अंतर कर दिया है लिखित में, संविधान में। तो ये भाषा है, जो शब्द बोले जा रहे हैं वो भाषा है। अब हमारी जो बोली है उसमें हम जो लिखेंगे, जो हमारे भावनाओं का जो वेग है, वो जितनी सुंदरता से अपनी बोली में आता है सामने, वो शायद दूसरी भाषा में नहीं आ पाता। तो मैं सभी साहित्यकारों से अनुरोध करूँगी, मैंने तो लिखना शुरू कर रखा है बहुत पहले से। जब कारगिल और द्रास पे जब हमारे जवान शहीद होते थे तो मैं उस वक्त भी लिखती थी, और आज भी मतलब कोशिश है कि हम लिखें, और सबको लिखना चाहिए। इस भाषा को, हम हरियाणवी बोली को आगे ले जाएं, अपने बच्चों में आगे बढ़ाएं इसको। इसके लिए सभी को लिखना चाहिए, और हम विशेष प्रयास करेंगे, हम रोहतक के साहित्यकार। आप साहित्यकार के नाते जो हमारी जूनियर पीढ़ी आ रही है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जैसे हम थे पहले, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा अच्छे हैं हमारी नई पीढ़ी। वो भावनाओं को ग्रहण भी करती है, वो सीखना भी चाहती है। जो हमें इतना परिदृश्य नहीं मिला था, हमें इतना स्थान नहीं मिला था चीज़ों को देखने का, जो कि आज वो देख सकते हैं। एक मोबाइल ने, लैपटॉप ने, इन चीज़ों ने, आधुनिक मीडिया ने बहुत उनको सहारा दिया है, और बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप युवा पीढ़ी में इतनी छंदोबद्ध रचनाएं लिखी जा रही हैं, इतने सुंदर दोहे लिखे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2014 से दोहे लिखने शुरू किए, और मेरा जो शिक्षक था उसमें 18-19 साल का लड़का था।
अच्छा। मैंने उससे लिखना सीखा और मैंने उनका फिर अपने एक दोहा संग्रह में धन्यवाद दिया तो उसने कहा कि भाई देखो जो सिखाते हैं हम तो, लेकिन जो धन्यवाद करे, आभार करे, किताब में उनका नाम लेके आए तो अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगी कि हमें सबका आभारी होना चाहिए। जैसे रक्तदान की प्रेरणा हमें डॉक्टर मधुकांत जी से मिली। डॉक्टर मधुकांत ने कहा कि एक बहन जी दोहा संग्रह जो है ना संपादित करो पूरे भारत के दोहाकारों का रक्तदान पे। तो हमने उनसे 12-12, 15-15 दोहे मंगाए और मैंने और अपने जो हिसार से हैं महेंद्र जैन जी और मधुकांत जी ने हमने वो किया। भाई साहब मैं उसमें इतना घुस गई कि मुझे लगा कि 10-12 दोहे लिखने में इतना गहन चिंतन नहीं होता। मैं उसमें 10 दिन मतलब फिर मैं लिखती रही, रक्तदान पे लिखती रही और एक मेरा पूरा दोहा संग्रह तैयार हो गया रक्तदान पे। आपको ना लोग एक अच्छे समीक्षक के रूप में भी जानते हैं। हाँ, तो आप अपनी उपलब्धि को इस समीक्षक के रूप में किस तरह से देखते हैं? देखिए समीक्षा का आजकल समीक्षा पे भी बड़ी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोई भी ये सुनना चाहता ही नहीं कि इस कृति में कमी क्या है। हाँ। तो समीक्षक मैं कहूँगी देखो हम उसका परिचय देने वाले बन गए, परिचयदाता बन गए। हम समीक्षा नहीं कर पाते अच्छी तरह से। समीक्षा तभी होती है जब आप किताब लेके उस पे पूरी टिप्पणी करें कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए या क्या इसका क्षेत्र व्यापक हो, कैसे मतलब क्या उसमें गुण है क्या अवगुण है। एक आलोच्य दृष्टि होनी चाहिए जो सही उसमें लिखा है और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो। लेकिन अभी तक कम से कम मैंने सैकड़ों पुस्तकों की समीक्षा लिखी है, लेकिन वो जो एक पॉइंट है कि अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो वो अलग से बताना पड़ता है, अलग से बताना पड़ता है। अगर मैं उसकी समीक्षा में वो चीज़ लिखकर फेसबुक पे डाल दूंगी तो वो उसको बुरा लगता है। और हमारा उद्देश्य किसी को तंग करना नहीं है, इसलिए मैं उनको अलग से बता देती हूँ कि भाई साहब अगर ये ऐसे होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर भी एक समीक्षक को ना तटस्थ होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। अपनी आलोच्य दृष्टि को आगे से मैं प्रयास करूंगी कि अगर मैं समीक्षा करूं तो एक निष्पक्ष समीक्षक के रूप में। ये थी हमारे आज के मेहमान मैडम आशा खत्री लता जी। मैम आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।